जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम सीडीएस में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका लेवल काफ़ी अच्छा है। सारे सब्जेक्ट के मुकाबले ज्योग्राफी का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप सीडीएस या सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सूर्य बैच है जिसकी ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और इसके बाद हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और नाउ हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके बताए, थ्योरीज बताई कि अर्थ किस तरह से ओरिजिन में आया। तो इससे जुड़े हुए ये सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। गैसियस हाइपोथेसिस कांत ने दिया, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसेल ने दिया, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलेन ने दिया। तो ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पर सिर्फ एक नाम जो रसेल है वो मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन पार्सली सॉल्वेबल है एनसीईआरटी से। अगर काफ़ी क्लैरिटी है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी थ्योरीज वन बाय वन बता देता हूँ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाई है दोस्तों। उम्मीद है आपने उन वीडियोस को भी देखा होगा और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं कांत, जो इमैनुअल कांत है, इन्होंने जो थ्योरी दी उसे हम कहते हैं, देखिए अभी आपके हाथ में एक नोटबुक होना चाहिए ताकि आप चीज़ें नोट कर पाओ। इन्होंने जो थ्योरी दी उसे हम कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो अर्थ और प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं फ्रॉम अ स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट जो एसोसिएटेड था यंग सन के साथ। तो यहाँ पे मेन आइडिया यह है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेन आइडिया ये है कि जो अर्थ और प्लैनेट्स हैं, अर्थ और जो प्लैनेट्स हैं वो स्लोली रोटेटिंग क्लाउड, ये किनसे बने हैं? स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से। तो गैस और डस्ट का एक रोटेटिंग क्लाउड था और ये एसोसिएटेड था यंग सन के साथ, इसी से ये बने हैं, फॉर्म हुए हैं अर्थ और हमारे प्लेनेट। तो इसी वजह से अर्थ में गैसेस देखने को मिलते हैं। हम ये कहना था कांत का, तो काफ़ी पुरानी थ्योरी है। उसके बाद लाप्लास आते हैं, पियरे साइमन लाप्लास इनका नाम है, और लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करा। ये जो थ्योरी है इसे ही इन्होंने रिवाइज करने का काम किया, कुछ इन्होंने चेंजेस करे और वापस से इसी थ्योरी को दिया। और इन्होंने कांत के आइडियाज़ को रिवाइज करा और ये कहा कि जो प्लैनेट्स हैं ये फॉर्म हुए हैं फ्रॉम मेटेरियल थ्रोन ऑफ फ्रॉम द रोटेटिंग सन। सन रोटेट कर रहा है, इससे जो मेटेरियल बाहर निकले ना, जो थ्रो ऑफ हो गए, उनसे प्लैनेट्स हमारे बने हैं और इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ये लाप्लास का कहना था और ये रिवाइज करते हैं 1796 में। देन इसके बाद थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन आते हैं, जिसे हम चैम्बरलिन एंड मोल्टन के नाम से जानते हैं। तो असल में यहाँ पे दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम है प्लेनेटेसिमल या एनकाउंटर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये जो प्लेनेटेसिमल थ्योरी है या प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, ये कहता है कि जो वॉन्डरिंग स्टार है इट पास्ड क्लोज टू द सन, और इससे एक सिगार शेप्ड का मटेरियल जो निकला वो कंडेंस हो गया प्लैनेट्स में। मतलब यहाँ पे ये सन था, एक बहुत ही बड़ा सा वॉन्डरिंग स्टार इससे पास होकर के गुजरा और सन से एक सिगार टाइप का मटेरियल निकल गया और वही धीरे धीरे प्लैनेट में कंडेंस हो गया, संघनित हो गया। ये कहना था चैम्बरलिन एंड मोल्टन का, जिसे हम प्लेनेटेसिमल कहते हैं। प्लैनेट जो है वो इस तरह से बना है कि वो एक तरीके से सन से बाहर निकले हैं, है ना। देन जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज आते हैं, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरीज। तो इनकी क्या थ्योरी है वो भी देख लीजिए। ये ना इन्होंने बाइनरी थ्योरीज दी है। तो बाइनरी थ्योरीज क्या है? ये बेसिकली सपोर्ट करती है इस आइडिया को कि एनदर स्टार कंपेनियन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सोलर मटेरियल। मतलब एक सोलर मटेरियल से ही प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो कुल मिलाकर के थ्योरीज थोड़ी सिमिलर सी हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, और थोड़ी रिवाइज होती गई हैं। देन ऑटो स्मिथ एंड कार्ल, अगले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है ऑटो स्मिथ एंड कार्ल विज़सेकर। तो इन्होंने मॉडर्न नेबुलर थ्योरी दिया 1950 में, मॉडर्न नेबुलर थ्योरी। और इन्होंने ये कहा कि जो सन है, सन वाज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन हीलियम नेबुला। मतलब नेबुला मतलब गैसेस का बहुत बड़ा क्लंज था हाइड्रोजन हीलियम का, और इसमें फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ जिससे एक डिस्क शेप का क्लाउड बना और प्लैनेट इस तरह से फॉर्म हुए बाय
बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं और इनके नाम है। अगर आप इनमें देखो तो गैसियस हाइपोथेसिस क्या कांत ने दिया, तो नेबुलर हाइपोथेसिस या गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें ये कहना था कांत का कि जो अर्थ और प्लैनेट्स हैं ये स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस से बने हैं। तो इस हिसाब से पहला सही है। दूसरा कह रहा है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, तो क्या ये सही है, रसेल ने दिया, तो इसका जवाब है हाँ ये सही है एक्चुअली। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम ओरिजिन को समझते हैं तो जो हेनरी नॉरिस रसेल थे, इन्होंने बाइनरी या टाइडल हाइपोथेसिस दिया जेम्स जीन्स के साथ मिलकर के। तो जीन्स का नाम तो मेंशन है, पर यहाँ पे इन्होंने रसेल का नाम नहीं मेंशन करा है, तो ये आप ऐड ऑन कर लीजिए, बाद में ये रिपीट कर सकते हैं। और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी आ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो रसेल ने भी बेसिकली इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और कई बार रसेल जीन्स टाइडल हाइपोथेसिस के नाम से इस हाइपोथेसिस को जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि एक बहुत ही बड़ा सा स्टार है, वो सन के पास से गुजरा। अब इसके ग्रेविटेशनल पुल से सन से मटेरियल बाहर निकल गया, और यही मटेरियल बाद में कंडेंस होकर के ब्लेंड बन गया। समझ गया ना? तो ये कहना था रसेल जीन्स टाइडल हाइपोथेसिस का। तो कई बार जीन्स जेफरी के नाम से मेंशन, कई जगहों पे जीन्स और रसेल्स के नाम से, है ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली। और अब हम यहाँ पे देखें बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, तो ये भी सही है, सेकंड भी। तीसरा कह रहे हैं प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, तो ये भी सही है, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने दिया है। और ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, चैम्बरलिन एंड मोल्टन का इसमें योगदान है। और प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या है कि एक वॉन्डरिंग स्टार है जो सन के पास से गुजरा, जिससे एक सिगार शेप्ड का मेटल निकला जो ठंडे होकर के प्लैनेट में बदल गया। तो सिमिलर सी हाइपोथेसिस देखने को मिलती हैं। तो मैं अगर क्विक रिवीजन में आपको बताऊं तो देखिए, कांत जो है इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया, लाप्लास ने इस हाइपोथेसिस को रिवाइज करा, चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस दिया, जिसे पासिंग स्टार थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्टोरी आप समझते हो कि स्टार जो है वो सन के पास से गुजरा, तो ग्रेविटी के कारण बहुत सारा मटेरियल बाहर आ गया जो कंडेंस होकर के प्लैनेट के नाम से जाने लगे। और जीन्स एंड जेफरीज आए जिन्होंने बाइनरी थ्योरीज दी, ऑटो स्मिथ एंड कार्ल विसेकर हैं, इन्होंने मॉडर्न नेबुलर थ्योरी दी, और एडविन हबल फिर आगे जाकर हम देखते हैं जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दिया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है और इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें सही हैं, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। और ये मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में कुछ नाम मेंशन है और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये पढ़ना होगा। बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बता दूं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये एडविन हबल ने दिया था और इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। 1920 में हबल ने ये कहा कि जो यूनिवर्स है ना ये एक्सपैंड कर रहा है और गैलेक्सीज जो है वो दूर जा रही हैं, मूव कर रही हैं फार्दर अपार्ट। ठीक है, तो यही बिग बैंग थ्योरी है। तो जो यूनिवर्स शुरू हुआ वो हुआ वेरी डेंस स्टेट में, और इसके बाद ये एक्सपैंड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था ना बैलून इन्फ्लेशन का, कि अगर आप बैलून पे मार्क कर दो और जब बैलून को इन्फ्लेट करो तो वो जो मार्किंग है वो भी दूर जाएंगे। उसी तरीके से हमारी गैलेक्सीज के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्नियस रॉक के बारे में इन्होंने पूछा। तो रॉक वगैरह के बारे में हर साल वो पूछते हैं। इनफैक्ट एनडीए का पेपर भी हुआ उसी दिन और इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया रॉक्स के ऊपर, और ऐसा कोई साल नहीं जहाँ पे रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये यूजुअली आपसे पूछते थे पहले कि बताइए कौन से कैटेगरी का रॉक है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या कौन सा है। बट अब एक लेवल आगे जा करके कुछ इस तरह के सवाल जो बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इग्नियस जैसा कि आप समझते हो इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। वोल्केनो के बाद जो लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है उसे हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा जब मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में ही ठंडा हो जाए तो इससे फाइन ग्रेन, मतलब बहुत छोटे बहुत ही फाइन ग्रेन के इग्नियस रॉक बनेंगे। और दूसरा कह रहा है जो बसाल्ट है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तीसरा, ज़्यादातर जो मिनरल है इग्नियस रॉक के वो सिलिका होते हैं, सिलिकेट्स जिसे कह रहे हैं। चौथा कह रहा है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है इनमें लिथिफिकेशन होता है। तो कुछ टर्म्स है, जैसे लिथिफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब। तो टर्म्स का बहुत अहम योगदान होता है ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में खासतौर से। तो देखिए, अगर ये पहला कह रहे हैं कि मैग्मा जब अर्थ के इंटीरियर में कूल होता है तो मैग्मा जब इंटीरियर में कूल होता है तो ये फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक बनाता है। असल में ये बात गलत है। जब मैग्मा कूल होता है अर्थ के इनसाइड तो कूलिंग काफ़ी स्लो होती है, तो इस वजह से लार्ज क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे ठंडा होता है। इससे कोवर्स्ड ग्रेन इंट्रूसिव रॉक बनते हैं ग्रेनाइट की तरह। और जो फाइन ग्रेन टेक्सचर है ना वो तब होता है जब लावा सरफेस में आकर के ठंडा होता है।
तो ये 7th क्लास के एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा रखा है रॉक्स एंड मिनरल्स में। तो देखो रॉक्स, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल मैटर का है, जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, वो रॉक कहलाता है। रॉक अलग अलग तरीके के होते हैं, जो साइज़ में, कलर में, टेक्सचर में डिफरेंट हो सकते हैं। 3 मेन तरह के रॉक हम समझते हैं, एक इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है, जब जो पिघला हुआ लावा है वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड में बदल जाता है, और इस तरह से जो रॉक बनते हैं वो इग्नियस रॉक कहलाते हैं, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखिए, अगर कोई वोल्केनो है और यहाँ से पायरोक्लास्टिक मटेरियल, डेब्री वगैरह निकला और लावा निकला, ये जब ठंडा हुआ तो रॉक में बदल गया, और इसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। अब इग्नियस भी 2 तरह के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इग्नियस को ही प्राइमरी रॉक कहते हैं। इस लाइन में जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सबसे सवाल बना है ना। प्राइमरी रॉक कहते हैं इग्नियस को, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म माने जाते हैं रॉक के। और ये कह रहा है, जब वोल्केनो से लावा निकलता है तो लावा एक फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा होता है जो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। तो ये बात तो सभी समझते हैं कि रेड मोल्टेन मैग्मा जब बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है, बहुत तेज़ी से रैपिडली कूल हो जाता है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो सरफेस पे है उसके मुकाबले ज़मीन पे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है, और इस तरह से जो रॉक बनते हैं ना, वो एक्सट्रूसिव होते हैं। ये तो रूट वर्ड में आप समझते ही हो, ई या ई एक्स जिस वर्ड में होता है वो आउटर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे एक्सटीरियर, इंटीरियर, तो एक्स का मतलब बाहर होता है ना, रूट वर्ड है ये। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस मतलब वैसे रॉक्स जो बाहर बन रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे बन रहे हैं। तो इनमें फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेसाल्ट जो है वो फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर से बना है। जैसा कि आप जानते हो कि जो बेसाल्ट, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, वो बेसाल्ट रॉक से बना है। तो ये जो बेसाल्ट है, इनमें बहुत ही छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, है ना, बहुत ही फाइन है ये एक्चुअली। और समटाइम्स क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा है वो कूल डाउन होता है अर्थ के क्रस्ट में ही, अर्थ के क्रस्ट के काफ़ी अंदर जा करके ये ठंडा होता है, तो उसे हम इंट्रूसिव कहते हैं। तो इनका मतलब क्या, अंदर की ओर जो इग्नियस रॉक बन रहा है ना। तो ये बहुत ही धीरे धीरे ठंडे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम, जैसे मैंने आपको बताया नीचे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी धीरे ठंडा होता है। तो जब धीरे ठंडा होता है तो इनके ग्रेन्यूल्स अच्छे सेटल नहीं हो पाते, तो इनमें बड़े ग्रेन्स रह जाते हैं। जो इंट्रूसिव बन रहा है ना, जो अर्थ के इंटीरियर में जाकर के जम रहा है ये लावा, वो क्या हो रहा है, उनमें बड़े ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ग्रेनाइट, नाम में ही ग्रेन है, इस वजह से ये ग्रेनाइट इसका नाम पड़ा है। तो ग्रेनाइट इस तरह का रॉक है। तो अगर वो आपसे पूछे ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस या एक्सट्रूसिव इग्नियस, तो इसका आंसर होगा इंट्रूसिव इग्नियस, क्योंकि वो अर्थ के बीनीथ में, अर्थ क्रस्ट के बीनीथ में जाकर के फॉर्म हो रहा है। और ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट या पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो सही बात है, ये जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं ना, जिनसे मसालों को सिलवट जो बनाए जाते हैं, बेसिकली ग्रेनाइट के ही होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो मैं एक बार क्विकली सम अप करता हूँ। जो इग्नियस रॉक है वो 2 तरीके से हो सकते हैं। उनका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, अगर अर्थ के क्रस्ट के इंटीरियर में हुआ तो इंट्रूसिव कहलाएंगे, अगर बाहर में हुआ तो एक्सट्रूसिव कहलाएंगे। अब अगर हम इंट्रूसिव की बात करें तो इनमें जो ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं, वो फाइन नहीं हो पाते, वो कोअर्स होते हैं, है ना। और लार्ज ग्रेन्स कह सकते हो आप, लार्ज ग्रेन्स होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और अगर हम एक्सट्रूसिव की बात करें तो ये काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनके फाइन ग्रेन्स होते हैं। तो इनका जो एग्जांपल है वो बेसाल्ट है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं अगर आप समझते हो तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद ये सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं, किस तरह से सेडिमेंट में बदल जाते हैं, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे चल करके मेटामॉर्फिक में भी बदल जाते हैं हीट और प्रेशर की मदद से। तो ये आप देखो, जब मैग्मा कूल होते हैं डीप इन द अर्थ इंटीरियर, तो इससे क्या होता है, फाइन ग्रेन। नहीं दोस्तों, ये अभी मैंने आपको बताया कि जब वो अर्थ के इंटीरियर में फॉर्म होते हैं ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से फाइन ग्रेन नहीं बन पाते हैं, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाते, बहुत ईजिली टाइम लगता है इनको, तो फाइन ग्रेन वो नहीं बना पाते, उनमें कोर्स ग्रेन हो जाता है। तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा कह रहा है बसाल्ट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो क्या बसाल्ट अंदर बना? नहीं, हमारा जो डेक्कन प्लेटू बसाल्ट का बना है, और ये इंट्रूसिव नहीं बल्कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तीसरा कह रहा है ज़्यादातर जो मिनरल है वो सिलिकेट्स होते हैं। तो ये बात सही है। सिलिका मतलब जो बालू वगैरह में जो कण देखने को मिलते हैं ना, वो सिलिका कहलाते हैं, और वो सिलिकेट्स ही होते हैं बेसिकली। क्योंकि आप इग्नियस रॉक के बारे में जब पढ़ोगे तो ये आप जरूर पढ़ोगे कि वो सिलिका, ज़्यादातर जो मिनरल है इग्नियस रॉक के वो सिलिका ही है। तो इस वजह से ये सही है। चौथा कह रहे हैं जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है इनमें लिथिफिकेशन होता है। ये बात भी एक्चुअली गलत है। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है
इनमें क्या होता है, जो लिथिफिकेशन है बेसिकली पहले वो समझते हैं हम। तो लिथिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाते हैं थ्रू कंपैक्शन। और ये जो वर्ड है ना लिथी, ये वर्ड लिथोस से आया है जिसका मतलब स्टोन होता है ना, जैसे लिथोस्फीयर। लिथोस्फेयर भी जो वर्ड है वो रॉकी स्फीयर से आया है ना, लिथोस्फेयर का मतलब होता है रॉकी स्फीयर। और जैसा कि प्लैनेट्स के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि वो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, जो लास्ट के 4 वाले वो बेसिकली गैस जायंट्स हैं, बट स्टार्टिंग वाले टेरेस्ट्रियल है क्योंकि इनमें ज़मीन देखने को मिलती है ना, तो ये इस जगह से इस तरह से नाम पड़ा है। और यहाँ पे जो वर्ड है लिथिफिकेशन, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लिथिफिकेशन का मतलब क्या है? लिथिफिकेशन को हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सेडिमेंट इनटू स्टोन, है ना। जब सेडिमेंट स्टोन में बदलते हैं तो उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो लिथ वर्ड है ना, लिथोस जो वर्ड है वो स्टोन से आया है, जैसे लिथोग्राफ। तो कोई प्रिंट जब क्रिएट की जाती है यूजिंग अ स्टोन प्लेट तो उसे हम लिथोग्राफ कहते हैं। तो ये लिथिफिकेशन का मतलब अगर आप समझते हो तो यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि अगर कोई वोल्केनो है और वोल्केनो से जब लावा बाहर निकला और अगर ये लावा बाहर की तरफ ऐसे जम गया तो वो हो रहा है इग्नियस एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक, है ना। तो इनमें लिथिफिकेशन नहीं हो रहा, लिथिफिकेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है। जब सेडिमेंट स्टोन में बदलते हैं ना, जब सेडिमेंट स्टोन में बदलते हैं तो वो लिथिफिकेशन कहलाता है। बट यहाँ पे सेडिमेंट स्टोन में नहीं, यहाँ पे सिंपली सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ये बेटर वर्ड कहना होगा, सॉलिडिफिकेशन हम कह सकते हैं कि जो लावा बाहर आ रहा है वो कूल हो रहा है अर्थ के सरफेस में। तो इस तरह से ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ना कि लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो सेडिमेंट जब स्टोन में सेडिमेंट्री स्टोन में बदल जाते हैं तो वो कहलाते हैं लिथिफिकेशन। तो इस वजह से चौथा भी गलत है। एक बार क्विकली रिकैप करवा दूं क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी ये होगा और पहले भी पूछे गए हैं। पहली चीज़ ये कि जो मैग्मा कूल होता है डीप इनसाइड द अर्थ, तो कूलिंग काफ़ी स्लो होती है, तो लार्ज क्रिस्टल बनते हैं। तो दूसरा ये कि जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक है, वो बाहर अर्थ के क्रस्ट में फॉर्म होता है, ना कि इंट्रूजिव। ग्रेनाइट इंट्रूजिव है। तीसरी बात कि ज़्यादातर जो इग्नियस रॉक है वो सिलिका के बने होते हैं, इनमें मेन जो कॉम्पोजिशन है वो सिलिका होती है। चौथा कह रहे हैं जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक है इनमें लिथिफिकेशन होता है, ये बात गलत है। लिथिफिकेशन वो प्रोसेस है बाय विच सेडिमेंट्स बिकम सेडिमेंट्री रॉक थ्रू कंपैक्शन। तो इस वजह से ये भी गलत है, लास्ट वाला भी। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर स्लो कूलिंग हो रही है इनसाइड द अर्थ कोअर्स ग्रेन बन रहा है, अगर फास्ट कूलिंग हो रही है सरफेस में तो फाइन ग्रेन बन रहा है। बेसाल्ट एक्सट्रूजिव है और ग्रेनाइट इंट्रूजिव है, और इग्नियस रॉक्स आर मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम सिलिकेट्स। अब ये क्वेश्चन है, ये आप देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहा है कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा कह रहा है जो स्लेट है वो नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। तीसरा जो ग्रेनाइट है वो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। और चौथा कह रहा है जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक है। तो इसमें क्या सही है? देखो बेसाल्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक्सट्रूजिव है, तो 4 तो आंसर में आएगा, यानी ये 2 हट गया है ना। अब हमें चेक करना है फर्स्ट वाला। तो ये बात सही है, कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो पहला सही है और इस हिसाब से आंसर डी बनता है। यहाँ पे जो सेकंड है ना वो गलत है। स्लेट इज़ अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो स्लेट एक फाइन ग्रेन्ड का फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, ना कि सेडिमेंट्री। ठीक है, मेटामॉर्फिक है। तो ये रॉक्स में हम पढ़ते हैं और ये भी टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो रॉक वाली चीज़ है हमें डीप में प्रिपेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से रॉक पे सवाल है, मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये भी, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए क्वेश्चन डुएबल है। अदरवाइज एनसीईआरटी वगैरह में जो हमारे रूटीन सोर्सेज हैं उनमें मेंशन नहीं है, इंक्लूडिंग जीसी ल्योंग। ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक। इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मास रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक, अ प्रोसेस नॉन बाय द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो देखिए मेटामॉर्फिज्म के टाइप से क्वेश्चन है बेसिकली। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? रॉक का बदलना, ऑल्ट्रेशन ऑफ रॉक। और रॉक्स कब चेंज होते हैं? जब उन्हें हीट, प्रेशर या कई बार केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स वगैरह मिलते हैं, तो उस केस में वो ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इनमें क्या क्या टाइप हैं? एक तो होता है कॉन्टैक्ट, जिसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, और इट अकर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर फ्रॉम नियर बाय मैग्मा इंट्रूजन। और ये
जो आसपास के रॉक्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये ना नॉन फोलिएटेड रॉक्स इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे लाइमस्टोन मार्बल में बदल गया, सेल हॉर्नफेल्स में बदल गए। तो इस तरह से ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल है। तो नाम से ही सारे आपको समझ आ जाएंगे, थर्मल नाम है इसका या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है। तो इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि ये सराउंडिंग्स रॉक को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा योगदान नहीं है। हाई टेम्परेचर जब बगल में है ना, रॉक्स के सराउंडिंग में अगर हाई टेम्परेचर है नियर बाय मैग्मा इंट्रूजन की वजह से, और इसके कारण जो दूसरे रॉक्स अफेक्ट होते हैं तो वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहलाते हैं। एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये लार्ज एरिया को कवर करता है और ये हीट और प्रेशर दोनों की वजह से होता है। तो ये रीजनल है और ये मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप है क्योंकि जो लार्ज एरिया में अकर कर रहे हैं हीट और प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जो सेल है वो स्लेट में बदलता है, स्लेट सिस्ट में बदलता है, सिस्ट नीस में बदलता है ना। देन डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होता है जो इंटेंस प्रेशर और फ्रिक्शन के कारण देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हैं। तो कॉन्टैक्ट, डायनेमिक, रीजनल ही अगर आप समझ लो तो काम बन जाएगा। कॉन्टैक्ट, रीजनल, एक डायनेमिक है। तो डायनेमिक जो है वो हाई प्रेशर और स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है। रीजनल जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, मैं लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो डायनेमिक है ये होता है हाई प्रेशर या स्ट्रेस के कारण, और जो कॉन्टैक्ट या थर्मल है ये हाई टेम्परेचर है ना। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं इन्हें हम इनके टाइप में भी डिवाइड करते हैं। देवर बिफोर दे ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब जब वो बदले नहीं था उससे पहले वो किस टाइप के थे। तो एक इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है ऑर्थो, दूसरा है पैरा। अगर आपने बेंजीन रिंग पढ़ा है तो आपने ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा होगा 11th-12th क्लास की केमिस्ट्री में, बेसिकली ये है। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, ये इग्नियस रॉक से डिराइव होते हैं, इग्नियस रॉक। और जो पैरामेटामॉर्फिक है ये सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव होते हैं। मतलब ये बात तो आप समझते हो कि जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं ये इग्नियस से भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री से ही बन सकते हैं। तो जब ये इग्नियस से बनते हैं ना तो ऑर्थो कहलाते हैं, और जो सेडिमेंट्री से बदलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में उन्हें हम पैरामेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो वैसे सेडिमेंट्री रॉक जो डिराइव हुए हैं, वैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो डिराइव हुए सेडिमेंट्री रॉक से वो पैरामेटामॉर्फिक कहलाते हैं, और जो वैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस से डिराइव हुए हैं वो ऑर्थो मेटामॉर्फिक कहलाते हैं। तो ये दो नाम हैं, ऑर्थो मेटामॉर्फिक, मैं लिख देता हूँ ऑर्थो मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक और पैरामेटामॉर्फिक। इसके भी एग्जाम्पल, जैसे अगर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट अगर नीस में बदला तो ग्रेनाइट पहले क्या था, पहले इग्नियस था। तो यहाँ पे इग्नियस बदल रहा है किसमें, मेटामॉर्फिक में। तो ये एग्जांपल है ऑर्थो मेटामॉर्फिक का। पैरामेटामॉर्फिक क्या होते हैं, जब सेडिमेंट्री बदलता है मेटामॉर्फिक में, जैसे सेल, ये अगर सिस्ट में बदल रहा है तो सेल क्या है, सेल सेडिमेंट्री रॉक है ना। और यहाँ पे अगर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में बदल रहा है तो पैरामेटामॉर्फिक कहलाता है। तो ये बातें अब देखो, पहला कह रहा है ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म फ्रॉम इग्नियस। हाँ, इग्नियस से बना तो ऑर्थो मेटामॉर्फिक। अगर यहाँ पे मैं इग्नियस की जगह पे सेडिमेंट्री लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेडिमेंट्री से बनते हैं वो ऑर्थो नहीं पैरा होते हैं। तो मैं दोनों बातें आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला सही है। दूसरा आप देखो, इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, अ प्रोसेस नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। पर अगर आप ध्यान से पढ़ो, इन्होंने कहा जब इंटेंस हीट होता है जो इंट्रूडिंग मैग्मास का, और इस वजह से जो मेटामॉर्फिज्म बन रहा है सराउंडिंग रॉक्स का, ये वर्ड ध्यान से पढ़ो। मैंने आपको क्या बताया, जब सराउंडिंग रॉक्स की वजह से जो ऑल्ट्रेशन आता है या जो चेंजेस आते हैं, जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है, वो कॉन्टैक्ट कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, या थर्मल कह सकते हो आप, ना कि डायनेमिक वाला इन्होंने कह दिया। डायनेमिक तो इंटेंस प्रेशर, क्रशिंग, फॉल्ट जोन में जो सियरिंग होती है, जो गैप्स आते हैं, उस वजह से डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होता है। जब सराउंडिंग रॉक्स में हीटिंग होती है इंट्रूडिंग मैग्माज की वजह से, तो वो कॉन्टैक्ट या थर्मल प्रोसेस कहलाती है। तो ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा, ना कि डायनेमिक। तो यहाँ पे आंसर ए है, 1 ओनली। तो इन्हें आप लिख के नोट्स बना करके अच्छे से समझ लो, वो बाद में भी दोबारा रिपीट करेंगे। और भी टाइप होते हैं, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, बरियल मेटामॉर्फिज्म होता है, बट वो काम का नहीं है और नाम से भी वो समझ आ जाता है। बट ये 3 बहुत जरूरी है आपको समझना। फिर से रिकैप करता हूँ, कॉन्टैक्ट, रीजनल और डायनेमिक, ये 3 है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। जब सराउंडिंग रॉक्स अफेक्ट होते हैं, है ना, तो
इस वजह से ये देखने को मिलता है। और जो रीजनल है वो क्यों होता है, वो ओवरऑल लार्ज एरिया को कवर करता है हीट और प्रेशर की वजह से। और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या है, इंटेंस प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट वोल्केनिक कोन्स की बात करते हैं। ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला कह रहे हैं ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कोस लावा। दूसरा कह रहा है विस्कोस लावा हैव हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एसिड लावाज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन विद स्टीप स्लोप। कंपोजिट कोन आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन। और ये इसके ऑप्शंस हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे समझें विस्कोस लावा, विस्कोस का मतलब गाढ़ा होता है ना। अगर ये विस्कोस लावा है तो इनकी मोबिलिटी हाई कैसे हो सकती है, मोबिलिटी में मूवमेंट। कोई भी चीज़ अगर वो गाड़ी है, हाईली विस्कोस है, तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, तो इनकी मोबिलिटी कम होती है और ये कम ट्रेवल कर पाते हैं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड को हटा दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है C 1, 3 और 4। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन की वजह से आसान है, अदरवाइज ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो अब एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला कह रहे हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन है उस टाइम पे एसिड लावा कोन फॉर्म होते हैं हाईली विस्कोस लावा की वजह से। ये चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है, हमने पढ़ा भी है, विस्कोस लावा वगैरह के बारे में बता रखा है इन्होंने, है ना, कोई नई बात नहीं है। और तीसरा कह रहे हैं एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन विद स्टीप स्लोप। ये भी सही है, कंपोजिट कोन हाईएस्ट वोल्केनिक कोन होते हैं, ये फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 इसका आंसर है, बट सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला कह रहा है मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रीज थो वेदरिंग। यहाँ वेदरिंग के भी टाइप के बारे में पूछ लिया। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे वेदरिंग बहुत डिटेल में उन्होंने बता रखा है, हमने बहुत डिटेल में समझा है। पर फ्रीज थो वेदरिंग स्पेसिफिक टाइप है वेदरिंग का, इसलिए मैंने आपसे कहा ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरफ ये टिल्टेड है क्वेश्चन ज़्यादातर। दूसरा कह रहा है सेटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट। तीसरा कह रहा है क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन। ऐसा नहीं क्वेश्चन डुएबल नहीं है, देखते हैं कैसे। देखिए फ्रीज थो का मतलब पहले समझ आना चाहिए। फ्रीज का मतलब होता है जमना और थो का मतलब पिघलना। तो क्या होता है, ये अगर रॉक्स में क्रैक्स हैं तो इनमें वाटर घुस जाता है, वाटर सीप्स यानी एंटर कर जाता है वाटर। और जब वाटर फ्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर कम होगा उस एरिया में तो ये जो वाटर है वो फ्रीज होगा। तो उस केस में जो फ्रीज्ड वाटर है या जो आइस बना है वो उससे वॉल्यूम बढ़ जाती है और जो क्रैक्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं। और इस तरह से ये साइकिल बहुत ही लंबे समय तक चलता है, कॉन्टिन्यूस ये साइकिल होता है। और वाटर रेपिटेडली फ्रीज होती है और थो होती है, मतलब जमती है, पिघलती है, और इससे इवेंचुअली रॉक ब्रेक हो जाता है। इसे फ्रीज थो वेदरिंग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रीज थो। अब अगर आप इसे लॉजिकली सोचो कि जो फ्रीज थो वेदरिंग है वो तब अकर करती है जब वाटर क्रैक्स में एंटर करते हैं, फ्रीज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और रॉक्स को तोड़ देते हैं। जो कॉम्पैक्ट और हाईली कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स हैं इनमें बहुत ही कम पोर्स होते हैं, इनमें जो पोर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, इनमें जो क्रैक्स है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये हाईली कॉन्सोलिडेटेड है, बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। जो मजबूती से जुड़े होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी मजबूत वाले रॉक्स हैं क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं इनके ग्रेन्स और पार्टिकल्स, इनमें क्रैक्स नहीं हैं। तो इस वजह से ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता फ्रीज थो वेदरिंग से, क्योंकि इनमें पानी वाटर ही नहीं सीप कर पाता, एंटर कर पाता। तो इन्हें अफेक्ट नहीं होते, कम अफेक्ट होते हैं। पहला सही है ना। आई होप आप समझ पाए लॉजिकली, कंसेप्चुअली। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, सेटरिंग ऑफ रॉक्स इज़ मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट। देखिए रॉक सेटरिंग कब होती हैं, जब थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं इनमें दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में, क्योंकि ये जो रेत होते हैं बहुत जल्दी गर्म और ठंडे होते हैं, तो रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है जिन एरियाज़ में डेजर्ट है। तो इस वजह से रिपीटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मैं जानबूझ करके टर्म्स बोलता हूँ, मैं आसान वर्ड में भी समझा सकता हूँ, बट ये टर्म्स अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस को आप डिकोड नहीं कर पाओगे। तो मैं जो वर्ड्स कहता हूँ, मैंने कहा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, तो ये आपको लिख लेना चाहिए अपने नोटबुक में। क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से दिन में और लो टेम्परेचर या लेस टेम्परेचर की वजह से नाइट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो इससे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, तो रॉक्स टूट जाते हैं, सेटर कर जाते हैं। और ये हॉट डेजर्ट में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। अगर ये एक वर्ड में लिखूँ तो आप समझ जाओगे बहुत ईजिली कि टेम्परेचर अगर वेरिएशन हो रहा है, दिन के टाइम पे बहुत गर्म हो रहा है, फिर रात के टाइम पे ठंडा हो रहा है, तो रॉक्स तो सेटर कर ही जाएंगे। तो इस वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है हॉट डेजर्ट्स में। और ये जो टर्म है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अगला देखिए, कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन। प्रोन मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सफोलिएशन के क्रिस्टलाइन रॉक्स में। पहले आपको ये टर्म समझना होगा, मैंने बैच में ही पढ़ाया, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये देखिए बैच की ही नोट्स है। एक्सफोलिएशन क्या है? इट इज़ द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग थर्मल कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। बहुत ज़रूरी बात है ये। तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो एक्सफोलिएशन जो है उसे हम ओनियन स्किन वेदरिंग कहते हैं। क्या होता है? जब जो रॉक्स हैं उनकी लेयर बाहर निकल जाती है, लेयर पील ऑफ हो जाती है, जैसे प्याज के छिलके बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही जो रॉक्स हैं उनके एक स्टार्टिंग ऊपरी जो लेयर है वो पील ऑफ हो जाता है, हट जाता है हीटिंग और कूलिंग की वजह से। तो उसे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो ये एक तरह का वेदरिंग प्रोसेस है, प्रोसेस भी नहीं है, इनफैक्ट रिजल्ट है। ये एक तरह का रिजल्ट है, जो रॉक्स एक्सफोलिएट हो जाते हैं उसे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और सॉल्ट वेदरिंग की वजह से। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्ड सीट ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवर रॉक और बेड रॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। अब आप समझ गए होगा इसका मतलब। जब फ्लेकिंग ऑफ हो रहा है मतलब वो जो उनके छिलके नहीं, जो रॉक्स के आउटर लेयर है वो जब हट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो इससे वो सरफेस और स्मूथ होती जा रही है ना। जैसे ये रॉक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ सरफेस है, तो ये जब धीरे धीरे बाहर निकले, पहले रफ वाला बाहर निकलेगा तो और ज़्यादा स्मूथ बन जाता है। ठीक है, इसे हम ओनियन स्किन वेदरिंग कहते हैं या एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो ये बात सही है कि एक्सफोलिएशन जो है वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन रॉक्स जैसे ग्रेनाइट वगैरह में होते हैं। तो तीनों बातें यहाँ पे सही है। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, फ्रीज थ्रो क्या होता है, थर्मल सेटरिंग वगैरह, ये कुछ टर्म्स हैं जो अगर आप समझो तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो कई बार इन्होंने पहले ही पूछा है, ये इन्वर्जन वगैरह के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो देख लेते हैं कहाँ पे पढ़ा है हमने ये। CDS 1 2025 की एनालिसिस की थी मैंने, तो उस टाइम पे ये देखो आप ध्यान से, सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में 2 स्टेटमेंट थे। उसी टाइम पे मैंने आपको CDS 2022 का भी क्वेश्चन करवाया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, CBI का भी क्वेश्चन करवाया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, NDA का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, CAPF का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और CDS का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सरफेस इन्वर्जन से जुड़े हुए, क्योंकि ये बार बार रिपीट करते हैं। तो आप उस वीडियो को सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ टर्म्स का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, सरफेस इन्वर्जन क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला देखिए, कह रहा है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज रेडिएशन इन्वर्जन, यानी इसे हम रेडिएशन इन्वर्जन भी कहते हैं। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन कब होता है? ये तब होता है जब नाइट्स यूजुअली क्लियर होते हैं, मतलब बादल नहीं होते हैं। जो अर्थ का सरफेस है ये हीट को बहुत तेज़ी से लूज़ करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, और जो ग्राउंड के पास की एयर है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जैसे ये अगर ग्राउंड है, इनके पास की जो एयर है ये ज़्यादा कोल्ड है और ऊपर की एयर वार्म है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? यूजुअली क्या होता है? यूजुअली ये होता है कि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी घटता है ना। और मैं ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग की लेयर की बात कर रहा हूँ, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। बट ये कैसी कंडीशन है? ये इन्वर्जन की कंडीशन, इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो ये ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन में क्या हो रहा है? जो ज़मीन के पास की जो एयर है वो कोल्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ये पास की एयर है ये काफ़ी तेज़ी से इन्होंने अपने हीट को लूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ। रेडिएशन का मतलब आप समझते हो, टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन होता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ, इसलिए जो पास की एयर है वो कोल्ड हो गई और ऊपर की एयर वार्म ही रही रिलेटिवली। तो ये यूजुअली रेडिएशन लॉस की वजह से हुआ, इसलिए हम रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं इसे। तो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन का मतलब समझ गए ना, कि ग्राउंड के सरफेस के पास इन्वर्ज हो गया, उल्टा हो गया, यानी टेम्परेचर ठंडा हो गया गर्म होने की बजाय, और ऊपर वार्म ही है रिलेटिवली। तो इस वजह से क्या हो रहा है? ये रेडिएशन इन्वर्जन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहला रहा है। तो
पहला जो है सही है। दूसरा कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस इन्वर्जन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, जो ऊंचाई बढ़ती है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर कई केसेस में ऐसा नहीं होता, वो हमने पढ़ा है। तो नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होती है विथ हाइट, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। पर टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के, कहाँ गया क्वेश्चन, टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर। ये बात आपको तभी समझ आई होंगी जब आपने वो एनालिसिस अच्छे से देखी होगी या आपको पहले से चीज़ें पता होंगी। टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट फॉर सम डिस्टेंस, इसे हम नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जो कि यूजुअल केस नहीं है, ये उल्टा केस है, इसलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव, है ना, या इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो ये नेगेटिव लैप्स रेट कहलाता है। नेगेटिव लैप्स रेट क्यों नेगेटिव कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा है इसलिए। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस इन्वर्जन। तो ये बात सही हो गई, है ना, क्योंकि नेगेटिव लैप्स रेट की एग्जिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया, तो इसी वजह से सरफेस इन्वर्जन हो गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें रटोगे तो ऐसे क्वेश्चन करना मुश्किल है, क्योंकि टर्म्स के साथ इन्होंने बहुत अच्छे से खेला है, मतलब टर्म्स को इस तरह से यूज़ करा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ये चेक कर रहे हैं क्वेश्चन। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है अपवर्ड, बट इन्वर्जन या नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है अपवर्ड, जो कि यूजुअली विंटर नाइट में काम एंड क्लाउडलेस कंडीशन में देखने को मिलता है, एंटी साइक्लोनिक वेदर के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट टाइप और स्पीसीज के ऊपर है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट, लिटोरल एंड स्वयं, ट्रॉपिकल थॉर्न और अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये आई गेस नाम, खेल, खेर, रोजवुड वगैरह मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, ट्रिक वगैरह से याद करवाया है। महोगनी, एनी, इबोनी, रोजवुड वगैरह, है ना, ये सारा कुछ हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर। फिर यहाँ पे सेमी एवरग्रीन की इन्होंने बात कर रखी है, और इसी में हम देखते हैं कि कैल, वाइट सेडार, होलुक वगैरह हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है इसमें क्या है, केल है, खेर है, सोनेरेटिया है या रोजवुड है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो है वो रोजवुड के अंदर आता है ना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट रोजवुड के अंदर आता है। और इसके बाद लिटोरल एंड स्वयं, तो लिटोरल एंड स्वयं क्या है, इसमें सोनेरेटिया आएगा, बेसिकली मैंग्रोव स्पीसीज है ये। और ट्रॉपिकल थॉर्न यानी कांटेदार, इन दोनों से भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे ट्रॉपिकल थॉर्न में खेर आएगा, खेर, बबूल वगैरह तो कांटे वाले होते हैं, और अल्पाइन में केल आएगा। तो एलिमिनेशन और बाकी चीज़ों के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। और बाकी के जो स्पीसीज हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेशन से अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। तो वेजिटेशन हमने कंप्लीट पढ़ा है, इसी वजह से एनसीईआरटी के साथ मैंने डिस्कस किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, हर एक ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेवा के बारे में है। करेवा, पंगोंग सो और रिवर झेलम, ये 3 स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है ये। और ये देखो आप, है ना, जो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है करेवा के बारे में कि ये जाफरान के कल्टीवेशन के लिए फेमस है। जाफरान क्या है, एक सेफ्रोन की वैरायटी है, केसर की एक वैरायटी है दोस्तों, बहुत ही हाई क्वालिटी की ये जाफरान होती है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे पासेस भी हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन किया गया इन्होंने। और इस तरीके से मिएंडरिंग झेलम की फ़ोटो है, जो कि यहाँ पे नहीं छप पाई है। पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा कि झेलम मेंडर करती है, तो ये इमेज तो थी नहीं, पर एनसीईआरटी मेंशन है। इजी क्वेश्चन, इजी स्टेटमेंट है ये। तो तीसरा तो सही है। और पहला कह रहे हैं ये जो कश्मीर में करेवा बन रहा है, जो कि थीक डिपॉजिट है ग्लेशियल क्ले के, मतलब जो ग्लेशियर से जो पिघल रहे हैं ना, वो उन क्लेज की ये बात कर रहे हैं। और इनमें मोरेन्स के साथ ही एम्बेडेड है। मोरेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोरेन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया, हमने भी ये पढ़ा है लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में। तो अगर करेवा की हम बात करें ना, तो ये देखो करेवा के बारे में पहले पूछ रखा है कई बार कि किस तरह के डिपॉजिट होते हैं। तो ये लेकुस्ट्राइन होते हैं, लेकुस्ट्राइन मतलब लेक के डिपॉजिट होते हैं ये। और यहाँ पे ही पहले भी इन्होंने पूछ रखा है कि कश्मीर वैली करेवा के लिए जाने जाता है ना। करेवा में क्या क्या बनता है, तो लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट है ये, सैंड के, क्ले के, लोम, सिल्ट और बोल्डर्स के, है ना। तो इनमें क्या नहीं होता है, नॉट कल्टीवेटेड, तो इनमें लिंग नट नहीं कल्टीवेट होता, सेफ्रॉन, आलमंड, वालनट वगैरह होता है। तो ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2018 का। और भी कई बार पूछ रखा है इन्होंने, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं किस पीरियड के हैं, है ना, और कहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है 2018 वाला, ये देखिए 22 में किस तरह से पूछा इन्होंने। यहाँ पे सेफ्रॉन, आलमंड, वालनट के लिए जाना जाता है, लिंग नट के लिए नहीं।
फिर यहाँ पे देखो कौन सा हिमालय फेमस है ज़ाफ़रान के लिए, तो सिक्किम दे दिया है तो गलत है, कश्मीर हिमालय है। और ग्लेशियल क्ले जिसे लेकुस्टाइन डिपॉजिट कहते हैं। ये लैंडफॉर्म्स वाले टॉपिक में हमने डिस्कस करा बहुत सारे PYQs के साथ। दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला तो सही है, खैर दूसरा गलत है। देखिए इन्होंने कहा फ्रेश वाटर लेक, तो कई बार ये मैंने आपको बताया, जितनी बार हम डिस्कशन करते हैं, ये देखिए बैच की फाइल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था CAPF का। इन्होंने कहा था सोमिलिरी एक हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड है ब्लैक नेकेड क्रेन का। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि कश्मीर में है ये, और कश्मीर में ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर के हैं, साफ़ नदी की झीलें, साफ़ झीलें हैं। बट ये वाला जो सोमोरिरी लेक है ये हाई अल्टीट्यूड का साल्ट वाटर लेक है, तो ये बड़ी ख़ास बात है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है ना कि ये फ्रेश वाटर है, तो असल में ये बात गलत है, ये फ्रेश वाटर नहीं साल्ट वाटर के हैं। तो इसी वजह से ये अक्सर पूछते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पंगोंग सो और जो सोमोरिरी है ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों साल्ट वाटर के लेक हैं। तो तीसरा गलत है और दूसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। सो आंसर ऑप्शन बी 1 और 3। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और लोकेशन के साथ आपको मैच करना है। वीडियो पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट करिए। ये देखिए पूछा गया है RO में भी, और पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट स्टेट PCS या उनके ही एसोसिएटेड एग्जाम से पूछे गए हैं। UPSC एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया अब स्टेट PCS वाला पैटर्न UPSC ने भी अपनाया, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला कह रहे हैं एसिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट, तो एरिड मतलब सूखा, तो जो शुष्क वन से जुड़ा हुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर राजस्थान में, ये बात सच है। दूसरा कह रहे हैं हिमालयन फॉरेस्ट, तो ये देहरादून में नहीं बल्कि शिमला में है। जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में है, तो सेकंड गलत है। तीसरा कह रहा है रेन फॉरेस्ट जोरहाट असम में है, तो ये तीसरा सही है। चौथा कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट में, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन ये प्रयागराज में। तो सबसे पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर हिमालयन फॉरेस्ट वाला शिमला 4 आया, फिर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज। तो 3, 2, 4, 1 हमें ऑप्शन C में दिख रहा है, हम ऑप्शन C के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई आपका राय अथवा सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।